कदरे मुश्तरिक। खुरली में चारा खत्म हुआ तो सुंदरी ने बड़े जोर से अपने फेफड़ों की हवा नथनों के रास्ते एक फुंकार की सूरत में बाहर फेंकी और अकड़ों बैठी नूरी की तरफ गर्दन मोड़कर गुस्से से देखा, जो एक तिनके से जमीन पर आड़ी तिरछी लकीरें लगा रही थी। शायद वो अपनी किस्मत की लकीरों की नकल उतार रही थी। चंद सानियों के लिए उसने अपने घुटनों पर से मुंह उठाया, सुंदरी को देखा और दोबारा अपने काम में मगन हो गई। सुंदरी ने जब नूरी को दोबारा अपने काम में मसरूफ होते देखा तो उसने भी गर्दन मोड़ ली। सामने उसका बछड़ा मनमोहन खोंटने से बंधा जुगाली कर रहा था। मनमोहन को देखकर सुंदरी का कलेजा मुंह को आने लगा। अभी इसकी उम्र ही क्या है जो यूं इंजर पिंजर नजर आने लगे हैं। सुंदरी के दिल में ख्याल आया और उसने मंजर की ताब न लाकर नजरें फेर लीं। अब उसकी नजरों के सामने एक खुरदरी खाट पड़ी थी और खाट पर 2 माह का बच्चा सो रहा था। उसकी सारी हड्डियां खाल के ऊपर से गिनी जा सकती थीं। चंद मक्खियां उसके मुंह पर भिन भिना रही थीं। इस बेचारे को तो खुद खाने को कुछ नहीं मिलता, भला इसके चेहरे से मक्खियों को क्या मिलेगा। सुंदरी ने सोचा। चंद लम्हे वो सोए हुए बच्चे को देखती रही। तब उसने गर्दन घुमाकर घर की छोटी सी दीवार से बाहर झांका। सामने गली में 2 नंग धड़ंग बच्चे बैठे थे। वो बिल्कुल मक्खियों के बने हुए मालूम होते थे। दोनों के पेट मटकों की तरह बढ़े हुए थे। एक के हाथ में छाछ से भरा कटोरा था जिसमें वो बार बार अपना गलीज हाथ खंगालता। छाछ मकदर सी हो रही थी। बच्चे ने सर हिलाकर मुंह से मक्खियां उड़ाने की नाकाम कोशिश की और गदली छाछ का घूंट भर लिया। ये देखकर सुंदरी को मतली सी आने लगी। उसने फौरन नजरें चुरा ली। अब उसके सामने एक गड़गड़ी दीवार से टेक लगाए खड़ी थी। रहमू घर होता तो बेचारी गड़गड़ी को पल भर भी चैन न लेने देता। उसका यूं दीवार से सर जोड़े खड़ा होना इस बात की दलील थी कि रहमू घर पर नहीं। सुंदरी ने दोबारा गर्दन मोड़कर नूरी को देखा, जो अब भी जमीन पर आड़ी तिरछी लकीरें लगा रही थी। थोड़ी सी आहट हुई। सुंदरी ने गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। एक औरत हाथ में पटसन से बनी हुई बोरी लिए आ रही थी। नूरी, 1 रुपए के उपले तो देना। इस आवाज पर अकड़ों बैठी नूरी चौंकी और जमीन पर लगाई हुई लकीरें अपनी उंगलियों की पोरों से जल्दी जल्दी मिटा दी, जैसे नूरी को डर हो कि कोई उसके दिली जज्बात न भांप ले। उसने अपनी मट्टी से अटी हुई उंगलियों को कमीज के दामन से साफ किया और इस औरत की तरफ बढ़ गई जो उपले खरीदने आई थी। सच कहते हैं, नशे की लत इंसान को दीन का छोड़ती है ना दुनिया का। कभी वो वक्त था जब नूरी का खामद रहमू अच्छी भली मेहनत मजदूरी करता था। दिन भर की मेहनत मुशक्कत से उसे इतने पैसे जरूर मिल जाते जिससे गुजर बसर हो सके। उन्हीं दिनों किसी ने रहमू को अफयून का चस्का लगा दिया। पहले पहल नूरी को कुछ पता न चला, मगर रफ्ता रफ्ता रहमू घर में कम पैसे लाने लगा तो नूरी के कान भी खड़े हो गए। उसने रहमू से इस्तफसार किया, जिसका वो कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। उन दिनों नूरी ने रहमू में एक अजीब तब्दीली देखी कि बात करते करते उसकी जुबान लड़खड़ा जाती। कुछ दिन बाद न सिर्फ उसकी ये आदत पुख्ता हो गई, बल्कि अब काम करते वक्त उसके हाथ भी कांपने लगे थे। एक दिन तो हद हो गई जब रहमू सुंदरी को खूंटे से बांधते हुए लड़खड़ा कर गिर पड़ा। नूरी ने परेशान होकर कहा, ए रहमू, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? रहमू ने खाट पर बैठते हुए लफ्जों पर जोर देकर कहा, ठीक हूं। मेरी समझ में नहीं आता, आखिर चंद दिनों से तुम्हें हो क्या गया है? चलो आज डॉक्टर के पास चलते हैं। नूरी ने रहमू के कंधे दबाते हुए बड़ी अपनायत से सलाह दी। रहमू ने एकदम हकला, नहीं नहीं, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं अफयून खाता हूं। उफ, अफयून? नूरी रहमू को छोड़कर 2 कदम पीछे हट गई। पहले रहमू नूरी से छुप छुपा कर अफयून खाता था, लेकिन अब उसे नूरी का भी डर नहीं रहा था। नूरी ने बहुत कोशिश की कि रहमू इस लत से छुटकारा पा ले। उसने मिन्नतें की, हाथ जोड़े, पांव पड़ी, धमकियां दी, मरने मारने पर तुल गई। मगर रहमू एक दिन अफयून का नागा करता तो दूसरे दिन उसका कोटा बढ़ जाता। 2-3 बार ऐसा हुआ तो नूरी ने कहना ही छोड़ दिया। चंद ही महीनों में रहमू इतना लागर हो गया कि उससे कामकाज भी ना होता था। इधर घर वाले फाकों से मरने लगे। एक ले दे के अच्छे दिनों की निशानी सुंदरी रह गई थी, जिसका दूध और पाथियां बेचकर और कुछ खुद मेहनत मुशक्कत करके नूरी बच्चों के पेट में रोटी ठूंसती। लेकिन कुछ दिनों से सुंदरी का दूध भी कम होता जा रहा था। पहले सुंदरी 4-5 लीटर दूध देती थी, फिर जो कम हुआ तो मिकदार 2.5-3 लीटर पर आकर ठहर गई। तब भी नूरी जैसे तैसे करके गुजर औकात करती रही, लेकिन फिर जो ये मिकदार घटी तो 1.5 या 2 लीटर पर आकर रुक गई।
नूरी बहुत परेशान हुई। चुनाचे उसने एक तरकीब निकाली कि दूध में पानी डालकर 3 लीटर कर लेती और बंगले वाली मेम को दे आती। मगर बंगले वाली मेम कब तक बर्दाश्त करती। रफ्ता रफ्ता उसके तेवर बदलने लगे। बंगले वाली मेम से नूरी को रोजाना 12 रुपए मिल जाते थे। 2-3 रुपए नूरी खुद मेहनत मजदूरी करके और 1-2 रुपए उपले बेचकर इकट्ठे कर लेती। इन सब पैसों से गाय और बछड़े का चारा, रहमू की अफ्यून, 3 बच्चों और मियाँ बीवी की रोटी रोजी चलती थी। नूरी बेचारी को तो अक्सर रात को भूखा ही सोना पड़ता। नूरी थी तो बड़ी दाना, मगर गुर्बत और भूख के सामने उसकी सारी दानाई धरी की धरी रह गई। जब उनके अच्छे दिन थे तो नूरी के अंग अंग में खुशियां और मुस्कुराहटें भरी हुई होती थीं और उसके बदन का रेशा रेशा मोहब्बत और प्यार से मामूर होता था। उसे दुनिया की हर शय बड़ी प्यारी लगती थी। हत्ता कि उन्हीं दिनों उसने प्यार से अपनी गाय का नाम सुंदरी और उसके बछड़े का नाम मनमोहन रख दिया था। आज जब नूरी ने दूध दोहा तो वो सिर्फ 1.25 लीटर के करीब था। कल भी बंगले वाली मेम साहब ने सख्त तैश में कहा था कि अगर उन्हें ऐसा ही दूध खरीदना है तो वो बाजार से खरीद लेंगी, उनकी कमाई हराम की नहीं है। और नूरी ने बड़ी लजाजत से यकीन दिलाया था कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। लेकिन आज तो कल से भी दूध पतला होगा, नूरी ने सोचा और सुंदरी को देखकर बुड़बुड़ाने लगी। अब तुझे भी गबन करवाना पड़ेगा, तू तो बिल्कुल ही जवाब दे गई है। चंद साथ रुककर नूरी ने कुछ सोचा, फिर खुद से मुखातिब हुई, लेकिन इसमें इस बेजुबान का क्या कसूर, इसे चारा भी तो थोड़ा मिलता है ना। गैर इरादी तौर पर नूरी की नजर खोंटे से बंधी मनमोहन पर पड़ी, जो बड़ी हसरत की नजर से नूरी को देख रहा था। मनमोहन की निगाहों में न जाने क्या था कि नूरी को एक फरेरी सी आ गई। नूरी खाट पर बैठकर सोचने लगी कि आज वो क्या करे। अगर बंगले वाली मेम ने दूध लेने से इनकार कर दिया तो सारे कुंबे की मौत यकीनी है। रहमू अफ्यून बिन मर जाएगा, सुंदरी और मनमोहन चारे के बगैर मर जाएंगे, और वो भी रोटी के बगैर मर जाएगी। और बच्चे तो खैर वापस किया हुआ दूध पी ही लेंगे, लेकिन क्या बच्चे दूध पीकर भी उन सब की हमेशा के लिए जुदाई बर्दाश्त कर लेंगे। नूरी ने खाट पर सोए हुए अपने 2 माह के बच्चे की तरफ देखा, जिसके मुंह पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। उसने हाथ हिलाकर मक्खियां उड़ाई और दोबारा सोचने लगी। जब सोच सोच कर नूरी को कुछ न सूझा तो वो उठकर सुंदरी के पास चली गई और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोली, सुंदरी, अरे ओ मेरी सुंदरी, कुछ तू ही बता, क्या करूं। सुंदरी ने नूरी को गौर से देखा और नजरें झुका ली, जैसे कुछ सोच रही हो। चंद लम्हे बाद उसने हसरत अंगेज अंदाज में मनमोहन को देखा। नूरी ने भी बड़ी हसरत अंगेज नजर से अपने 2 माह के बच्चे को देखा। यकदम नूरी के दिमाग में एक छनाका हुआ। इसे अपने में और सुंदरी में एक कदर मुश्तरक नजर आई। जब नूरी बंगले वाली मेम को दूध देकर वापस आ रही थी तो उसके कुर्ते की जेब में पूरे 12 रुपए मौजूद थे। उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। अगरचे आज भी उसने दूध में पानी मिलाया था, मगर आज इसकी मिकदार कुछ कम थी, इसीलिए तो बंगले वाली मेम ने पतले दूध का एतराज नहीं किया था। नूरी के अंदर कुछ चीख रहा था, अब सुंदरी और मनमोहन भूखे नहीं रहेंगे, और अब नूरी भूखी न रहेगी, और अब बच्चे भूखे नहीं रहेंगे, और अब रहमू भी अफ्यून बिन नहीं मरेगा। नूरी घर में दाखिल हुई तो उसका बच्चा नींद से बेदार हो चुका था। वो अपनी माँ को देखकर बिलखने लगा, जैसे उसकी माँ आज मनमोहन की ही नहीं उसकी रोटी भी बेच आई हो। नूरी ने यकदम सहम कर अपनी खाली छातियों पर हाथ रखे, जैसे कि उसकी चोरी पकड़ी गई हो। बच्चे को भूख से रोता देखकर ममता की आंखें भी भर आईं और 2 गरम गरम आंसू नूरी के मुरझाए हुए गालों पर फिसल गए। नूरी को रोते देखकर दूसरी तरफ सुंदरी ने भूखे मनमोहन को देखा और वो भी खुरली में मुंह देकर सिसकने लगी।